Today we have four article and in this I have picked only three article. ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा और इसको स्टार्ट करने से पहले आई मस्ट टेल यू दैट यू नीड टू हैव अ पेपर जिसकी न्यूज़पेपर का हार्ड कॉपी आपके पास होना चाहिए या फिर आप लैपटॉप में भी पढ़ सकते हैं बट इसको आपको खुद से रीडिंग करना पड़ेगा. डिस्पाइट आई एम टेलिंग यू दैट आई एम गिविंग अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूज़. तो ये मैं बस आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन दूंगा कि इस न्यूज़ का क्रक्स क्या था. बट यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू रीड बाय योर सेल्फ. तब आपको बहुत ज़्यादा ये अच्छे से समझ में आएगा और इससे आपका कॉम्प्रिहेंशन में भी हेल्प करेगा और आपकी वोकेबलरी भी सही होगी जो कि आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगी. ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है रीडिंग करने के लिए. प्लस आपको अंडरस्टैंडिंग भी होगी न्यूज़ की. देखिए, पहला न्यूज़ ये है कि इंडियाज़ कॉन्ग्लोमेरेट आर गेटिंग टू बिग फॉर कंफर्ट. ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें हम आर्टिकल की बात तो देख लिए कि मेन इसका क्रक्स ये होगा कि कॉन्ग्लोमेरेट की बात करेगा. जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो बहुत प्रॉफिट में होती हैं, उनकी ही बात करेगा ये. तो इसका सेंस क्या है कि इन द नेम ऑफ स्ट्रेंथनिंग इंडियन बिजनेसेस एज अ पार्ट ऑफ प्रमोटिंग द नेशनल इंटरेस्ट अ वेरी फ्यू बिजनेस ग्रुप आर बीइंग एक्टिवली फेवर्ड बाय द स्टेट. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं अपने इकॉनमी चीज़ों को बढ़ाने के चक्कर में, इंडिया या कोई भी कंट्री अपने इकॉनमी को बढ़ाने की बात करती है और उसके चक्कर में कुछ ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट में आ जाती हैं और बाकी कंपनियां बहुत पीछे रह जाती हैं, जिससे बहुत बड़ी इनइक्वालिटी क्रिएट होती है. ठीक है, देखिए क्या है कि हिंडनबर्ग रिसर्च जो आया था अडानी ग्रुप पे, उसके बाद भी अडानी ग्रुप है अभी भी वो ग्रो कर ही रहा है. ये अलग बात है कि ग्रोथ जो है वो उसका पेस जो है वो स्लो हो चुका है बट वो ग्रोथ कर रहा है. ठीक है, प्लस हम देखें रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो क्या कर रही है, वो डी मर्जर कर रही है. अब देखिए डी मर्जर जो है ये स्टॉक मार्केट का एक टर्म है. डी मर्जर में क्या होता है, जो एक कंपनी होती है वो मेन कंपनी क्या होती है कई पार्ट में डिवाइड कर देती है अपने पार्ट्स को, और वो डिवाइड करके जो मेन कंपनी होता है वो हट जाता है और ये छोटी छोटी कंपनियाँ एक अपना एक ओरिजिन बना लेती हैं. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है वो अलग अलग सेक्टर में अपने बिजनेसेस को एक्सपैंड कर रहा है. ठीक है, तो इस वजह से वो भी अपने प्रॉफिट में ही चल रहा है. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि द डी मर्जर इज बीइंग सीन एज अ रिपीट ऑफ द स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय द ग्रुप इन एरियाज स्ट्रेचिंग द टेलीकम्युनिकेशन में वो जा रहा है, रिटेल ट्रेड में जा रहा है, फिर मीडिया में जा रहा है, इंटरटेनमेंट बिजनेस में जा रहा है. तो रिलायंस एक इंडस्ट्री जो अलग अलग अपने बिजनेसेस में वो एक्सपेंड कर रहा है अपने आप को. ठीक है, अदर बिजनेस ग्रुप जैसे कि टाटा हो गया, आदित्य हो गया, आदित्य बिरला जो कंपनी है वो, ये लोग भी अपने प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा गेन कर रहे हैं, ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, द बिगेस्ट ऑफ द इंडियाज बिजनेसमैन सीम्स टू थ्राइविंग. तो ये अपने एक पीक पे पहुंच चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं डिस्पाइट कि इतने सारे चैलेंजेस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा. जो भी हुआ कोविड-19 का जो भी चैलेंज था, उसके बाद से जो अभी सप्लाई चेन जो भी डिस्टर्ब हुआ था रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, उसके बाद भी ये जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं ये बहुत प्रॉफिट गेन कर रही हैं. ठीक है, उसके बाद क्या है कि बट हिज असेसमेंट इज़ नॉट ट्रू ऑफ ऑल द बिजनेसेस इन इंडिया. लेकिन ये जो असेसमेंट हम लोग बात कर रहे हैं कि ये बिरला, टाटा और ये रिलायंस और ये अडानी ग्रुप जो बढ़ रहा है, ये सारी कंपनियों के लिए सही नहीं है. कुछ ऐसी भी बड़ी कंपनियां हैं जो कि अभी भी कोविड-19 के जो इफ़ेक्ट से अभी उभर नहीं पाई हैं, और जो मीडियम और स्मॉल की बात करेंगे तो उनको वो तो कभी लिस्ट में ही नहीं आ रहे हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा पीछे रह गए हैं. ठीक है, जो गिन चुन के जो 4-5 बिजनेसमैन जो बहुत बिजनेस जो कंपनियां हैं वो बहुत बड़ी जो कंपनियां हैं वही प्रॉफिट को ज़्यादा गेन कर रही हैं. तो इधर क्या बात हो रहा है कि देखिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर और को ऑथर जो हैं एंड हिज को ऑथर रिपोर्ट इन द मच सीटेड पेपर, उन्होंने क्या बोला कि जो 5 बड़ी कंपनियां हैं बिग 5 बिजनेसेस ग्रुप हैज़ राइजन फ्रॉम द 10% इन 1991, जो कि 1991 में 10% अपने आप को राइज किए थे, टू नियरली 18% इन 2021. वो अपने आप को 18% तक बढ़ा चुके हैं 2021 में. ये 5 बड़ी कंपनियां हैं और इन 5 बड़ी कंपनियों के बाद की जो 5 बड़ी कंपनियां हैं वो लोग क्या हुआ था, वो फॉल हो गई हैं. जो 18% थी वो 9% अपना ग्रोथ ही बस कर पा रही हैं. पहले 18% करती थी, अब 9% ही कर पा रही हैं. तो ये क्या दिखा रहा है, ये यही दिखा रहा है ना कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां, जो 5 बिगेस्ट कंपनियां, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर रही हैं. ठीक है, अब क्या देखते हैं प्रोग्रेशन टू द स्टेट कैप्चर. देखिए इसमें क्या होता है कि द डेंजर ऑफ सच अ रैपिड राइज इन इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन हैव बीन फ्लैश्ड इन द पास्ट अक्रॉस द वर्ल्ड. ये सबको पता है कि पास्ट में हम लोग बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखें जब बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत ज़्यादा आगे जाती हैं तो वो मोनोपोली क्रिएट कर लेती हैं, इनइक्वालिटी आती है, फिर वो इन्फ्लेशन जो होता है वो टिल्ट होता है, तो बहुत सारी बाद में वो उसके कंसिक्वेंसेस जो होते हैं वो बहुत इकॉनमी को तोड़ के रख देते हैं. वहाँ पे
कंट्री की इकॉनमी तो बढ़ती है, बट सोसाइटी में इतनी इनइक्वालिटी क्रिएट होती है, वो सबको एक साथ लेके चलने वाली जो बात होती है वो नहीं हो पाती। इसी वजह से हम देखते हैं कि चाइना की जो स्ट्रैटेजी होती है वो बड़े बड़े बिजनेसेस को कभी आगे नहीं बढ़ने देता, वो उनको रोकता है, हमेशा चेक एंड बैलेंस लगाता है। जैसे जैकमा जो अलीबाबा के फाउंडर हैं, अलीबाबा, तो उनको जैसे हाउस अरेस्ट किया गया था इसी वजह से, क्योंकि वो एक लिमिट से ज़्यादा वो प्रॉफिट गेन कर रहे थे। ठीक है, तो वो चीज़ें चलती हैं। फिर इसमें देखिए क्या है कि द प्रोसेस फीड्स ऑन इटसेल्फ बाय यूजिंग मार्केट पावर टू स्टाइफ कंपटीशन। तो क्या होता है, ये कंपटीशन को ख़त्म कर देता है। जब एक बिजनेस बहुत ज़्यादा अपने आप को बढ़ा लेगा तो वो क्या करेगा, वो अपनी कंपनी जो मार्केट का क्या होता है, मार्केट फ्री मार्केट का यही होता है, लिबरल जो होता है मार्केट, उसमें क्या होता है कि फ्री मार्केट होता है, प्राइस मार्केट डिसाइड करेगा। अब एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए आपको एक सब्जी लेने जाते हैं, तो सब्जी लेने जाते हैं तो आप एक जगह पे उसका प्राइस पूछते हैं तो 10 रुपया होता है, फिर आप दूसरे जगह चेक करते हैं तो 9 रुपया होता है, फिर 8 रुपया होता है, तो आप 3-4 जगह देखते हैं तो वो अगला जो होगा वो 7 रुपये करेगा, ताकि आप उसको, तब वो आपको जो कंपैटिबल लगेगा वो खरीदेंगे। तो ये कंपटीशन होता है, वो उसको देख के प्राइस कम कर रहा है, ये इसको देख के। लेकिन अगर मार्केट में एक ही दुकान हो और वो बोले कि नहीं मैं 20 रुपये का दूंगा, तो आपको मजबूरी में लेना पड़ेगा वो चीज़, क्योंकि अलग कोई दुकान नहीं होगा, कॉम्पिटिशन नहीं होगा कोई किसी का। तो ये चीज़ें चलती हैं। तो ये कंपटीशन ख़त्म हो जाता है जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां एक लिमिट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं और अपनी मोनोपोली क्रिएट करने लगती हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि इट रिजल्ट टू प्रॉफिट इन्फ्लेशन, देखिए वही लिखा है कि इट रिजल्ट इन प्रॉफिट इन्फ्लेशन और प्रॉफिट ड्रिंक थ्रू द मैनिपुलेशन ऑफ द कॉस्ट एंड प्राइस। तो ये अपने कॉस्ट एंड प्राइस को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अब इन ये डिसाइड करेंगे कि पूरे कंट्री में किस चीज़ का दाम कितना होना चाहिए। जैसे कि जियो के रिचार्ज में जब सब लोग, जब नॉर्मल चीज़ होती है, अब कॉम्पिटिशन था उस टाइम पर, तो उसको देखते देखते क्या हुआ कि अब वो चीज़ें सारी जो कंपनियां, एयरटेल हो गया, वो सब कंपनियां उसके कंपैटिबल, उसके बराबर में आने लगी। लेकिन अगर केवल जियो होता और वो एकदम से वो प्राइस को 1000 कर देता, तो सबको वो चीज़ें करवाना पड़ता मजबूरी में, क्योंकि उनके पास कोई और चांस नहीं था। तो ये चीज़ें होती हैं, ये प्राइस को मैनिपुलेट करना अगर मोनोपोली होती है तो। फिर क्या है, इन द प्रोसेस इट फोस्टर्स एक्सट्रीम एसेट एंड इनकम इनक्वालिटी। तो ठीक है, इनक्वालिटी क्रिएट करता है इनकम की। It triggers effort to influence institution of democracy and though through means such as the capture of the media। देखिए इसमें क्या होता है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में यही होता है कि सबको अपने बेनिफिट मिले, सबको एक साथ लेके बात, सबके हित की बात होती है। बट ये चीज़ें डेमोक्रेसी के अगेंस्ट चली जाती हैं चीज़ें, ठीक है, तो वो बात है। फिर उसके बाद से मीडिया को भी ये कैप्चर अगर हो जाए तो मीडिया पे भी मोनोपोली हो जाएगा, तो क्या होगा, जो सिविल सोसाइटी, जो लोग अपनी बातों को रखते हैं मीडिया के थ्रू, वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इन टाइम्स इट लीड्स टू अनड्यू कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस ओवर पॉलिटिकल प्रोसेस। अब देखिए, अब ये जो बढ़ेगा इससे अब पॉलिटिकल प्रोसेस में भी ये इन्वॉल्वमेंट अपना करने लगेंगे, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ये। अब क्योंकि ये लोग बहुत बड़े ये फंडिंग करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो ये उसमें भी इन्वॉल्व करेंगे। तो अब जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी वो इनके अकॉर्डिंग बनाएगी, तो वो पूरी तरह से जो सोसाइटी होती है वो एकदम से, जैसा जो नीड है डेमोक्रेसी का, वो पूरी तरह से इरोड होती जाएगी, वो ख़त्म होती जाएगी। ठीक है, these fears were strengthened by the recognition that these tendencies are not stopped by the competition in the market, but are a consequences of the functioning of market, given asset and income inequalities, and therefore differentiate पावर अमंग द इकोनॉमिक एजेंट, द फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट फेवर्स ऑफ द। देखिए इसमें क्या बता रहा है, पूरी तरह से यही बात कर रहा है कि मार्केट की मोनोपोली जो होती है वो एक लोग के पास अगर चली जाएगी तो मार्केट जो मार्केट फेवर करने लगेगा कुछ पर्टिकुलर बिजनेसमैन को, तो पूरी तरह से जो कंपटीशन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। मार्केट का जो मेन मोटो होता है, जो सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो कुछ ही बिजनेसमैन होंगे जो डोमिनेट करेंगे उस पूरे मार्केट पे, वो फिजिकली जो भी प्रोड्यूस करेंगे उस पर डोमिनेशन उनका होगा। तो ये चीज़ें बात हो रही हैं इसमें। ठीक है, अब क्या होगा कि अब प्रमोशन ऑफ बिग बिजनेसमैन। अब देखिए बिजनेसेस, द डिफिकल्टी इज दैट वाइल सिविल सोसाइटी वॉइसेस कैन मेक अ केस फॉर सच एक्शन, इन द फाइनल एनालिसिस इट इज़ द स्टेट दैट मस्ट इम्प्लीमेंट द नीडेड पॉलिसी। अब देखिए गवर्नमेंट को क्या होगा, इंटरवेन करना पड़ेगा और कुछ ऐसा पॉलिसी फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, ताकि इनको ऐसा चीज़ नहीं थी एकदम कंट्रोल करना, बट रेगुलेट करना ज़रूरी है। एंड द नेचर ऑफ द स्टेट इज़ नॉट and then democracies have battled hard to force government to maintain some distance from the private capital in general and big businesses in particular। तो देखिए डेमोक्रेसी का ये मतलब होता है कि आप जो कुछ प्राइवेट जो आपके बिजनेसमैन हैं, या पर्टिकुलर बात ये करेंगे कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको आप रेगुलेट करिए,
उस हिसाब से चले ताकि बाकी लोगों को भी मौका मिले उस चीज़ों में। जैसे कि अभी हम लोग देखे थे कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे क्या होता है कि आप देखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर आप जो जो भी चीज़ें सर्च करेंगे, जैसे फ़ोन हो गया या फिर कोई भी प्रोडक्ट, तो उसमें कुछ पर्टिकुलर कंपनी के ही प्रोडक्ट दिखाए जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, ये मोनोपोली होती है। तो इसी को गवर्नमेंट जो है रेगुलेट करने की बात किया था कि अब इसको क्या होगा कि ये कोई प्रेफरेंस नहीं दिखाएगा फ्लिपकार्ट या अमेजोन। तो ये क्या था, ये डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि सबको कंपटीशन, सबको बराबर बराबर का हक मिलना चाहिए, सबको ये अपने मार्केट में कंपटीशन बना के रखना चाहिए। तो इसीलिए तो कंपटीशन जो हमारा एक्ट चलता है उसमें यही तो बात की जाती है, ठीक है। तो दोज एफर्ट्स हैव बीन पर्टिकुलर पार्शियली सक्सेसफुल इन स्पेसिफिक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट लीडिंग अमंग अदर थिंग्स टू स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट मोनोपोली एंड जस्टिफिकेशन। तो देखिए वही है कि मोनोपोली के अगेंस्ट हमको एक्शन लेने की बात हो रही है। कि सिमिलर एफर्ट्स वर सीन इन इंडिया इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस एज अ नेशन। तब इंडिया का इंडिपेंडेंस मिला तो उस टाइम पे क्या हुआ था, कुछ कुछ बिजनेसेस जो थी वो इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं कर पा रही थी। जैसे कि मान लीजिए इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, सबको एक साथ लेके चलने की बात। तो जब कुछ बैंक भी थी जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं कर रही थी, जैसे पीपल्स लोग, बैंक बहुत ऐसे पीपल्स थे जो वो बैंक में अपने आप को पार्टिसिपेट नहीं करवा पा रहे थे, तो इसीलिए नेशनलाइज किया गया था। नेशनलाइज मतलब क्यों, क्योंकि वो रेगुलेट करने की बात हो रही थी। रेगुलेट, जैसे प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो अपने प्रॉफिट गेन के लिए होती हैं, लेकिन अगर नेशनलाइज कर दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर बहुत ज़्यादा मतलब नेशनलाइज करने का मतलब क्या हुआ कि उसमें लोग, जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के हित की बात करती है। तो जब हित की बात होगी तो वो लोगों के प्रॉफिट की बात होगी, लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बैंक को अगर नेशनलाइज किया गया तो बहुत सारे लोगों जो हैं वो बैंक में डायरेक्टली लिंक किए थे, बहुत बैंक में वो अपने आप को ईजिली तरह से वो बैंक में लेंडिंग और ये विड्रॉ वाली चीज़ें जो है वो चीज़ें कर सकते थे। तो इसीलिए किया गया था जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद। तो वही होता है, क्योंकि प्राइवेट जो बिजनेस होती हैं वो अपने प्रॉफिट मोटो पे ही काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या है कि बट ओवर द ईयर्स द डिस्टेंस बिटवीन, अब जो कुछ साल बाद क्या हुआ कि ये जो नैरो, जो इनके बीच का डिफरेंस था प्राइवेट और जो गवर्नमेंट है इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो बहुत नैरो होता गया, मतलब ये तो बहुत क्लोज आते गए। अब ये क्लोजनेस से क्या होने लगा कि ये जो इनका अब ये रेगुलेट हटने लगा। नियो लिबरल की पॉलिसी क्या होती है, फ्री मार्केट होना चाहिए, कॉम्पिटिशन होना चाहिए, लेकिन ये ख़त्म होने लगा। फिर गवर्नमेंट जो होती थी वो क्या थी कि वो अपने जो इन लोगों को बहुत फेवर करने लगे, सब्सिडी वब्सिडी दे के, जैसे कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस को ये आप प्रॉफिट कमाइए, करिए, ग्रोथ करिए तो आपको सब्सिडी मिलेगा, ये सब दे के उनको बेनिफिट करने लगी। थर्ड ये है कि जैसे कि रिफ्यूज़ ने, जैसे अब जब डिस्टेंस इन दोनों के बीच का नैरो होने लगा गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी के बीच में, तो फिर क्या होने लगा, ये लोग बहुत ज़्यादा फेवर करने लगे। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, वो फंडिंग करती हैं, कॉरपोरेट फंडिंग आप लोग जानते ही हैं कि जैसे कि जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने इलेक्शन में जो कैंपेन में खर्च होता है उसको वो फंडिंग करती हैं बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो उससे वो मना नहीं कर पाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, गवर्नमेंट मना नहीं कर पाती है। क्यों, क्योंकि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस नैरो हो चुका है। तो यही चीज़ें हैं। बाद में यही बता रहा है कि व्हाट इज़ थ्रेटनिंग इन द करेंट सिचुएशन इज़ दैट दिस टेंडेंसीज हैव coalesced into a strategy where the name of strengthening Indian businesses as a part of promoting the national interest, a view हम national interest को के मतलब माइंड में रख के अगर हम प्रमोशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ ही बिजनेसेस पर्टिकुलर इसको बेनिफिट होती हैं, बाकी सब बिजनेसेस जो छोटे मोटे बिजनेस हो गए या बड़ी बिजनेसेस की ही बात करें जो मतलब टॉप 5 के बाद आ रही हैं वो भी कम ही बेनिफिट कर रही हैं। तो ये क्या कर रहा है कि अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज दिस शुड हैव लेड टू वाइड स्प्रेड रेजेंटमेंट एंड डिसेंट नॉट जस्ट अमंग दोज इन द लोअर segment of the asset and income pyramid but among more powerful section closer to the top who are being ignored। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसमें इग्नोर हो जा रहे हैं, कुछ ही लोग को पर्टिकुलर वो चीज़। देखिए इसमें बात यही है कि आपको समझने के लिए ये है कि जो बड़ी बिजनेस कंपनियां हैं वो बहुत बेनिफिट में हो रही हैं। इससे क्या हो रहा है कि मार्केट में कंपटीशन जो वो ख़त्म होते जा रहा है, मोनोपोली बढ़ते जा रही है, इनइक्वालिटी बढ़ते जा रही है। इससे क्या होगा कि जो इकॉनमी होगी वो गवर्नमेंट की, इवन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होगी वो भी इन्हीं लोगों को फेवर करेगी, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत ज़्यादा फंडिंग करते हैं। तो यही चीज़ें बहुत नेगेटिव सेंस में ये क्रिएट करेगा, डेमोक्रेसी के लिए बहुत दिक्कत क्रिएट करेगा। तो बस पूरा यही न्यूज़ का ये जिस्ट था, ठीक है। बाद में आप इसको खुद से रीड करिएगा, समझ जाइएगा, 2x करके आप सुन सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। फिर अगला क्या है कि समथिंग स्पेशल। देखिए अभी 25 साल का जो इंडिया और फ्रांस का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है 2 दिन की विजिट पे गए थे फ्रांस में, उनकी मीटिंग हुई थी जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन के साथ। अभी G20 की जो मीटिंग है दिल्ली में होने वाली है उसमें भी आने वाले हैं ये इमैनुअल मैक्रोन। तो देखिए कुछ कुछ जैसे वेस्टाइल डे था परेड, उसमें परेड में इन जो PM मोदी पार्टिसिपेट किए थे। इसके पहले बात हो रहा है कि मनमोहन सिंह जी पार्टिसिपेट किए थे 2009 में।
ठीक है। फिर उसके बाद से जो 25 आगे के, अभी तो 25 साल का रिलेशन इंडिया और फ्रांस के बीच का जो चल रहा है, अभी इसके बाद आगे जो 25 साल क्या करेंगे उसके बारे में जो लिखा है कि हॉरिजन 2047, इसको एक टैगलाइन दिया गया है, हॉरिजन 2047, इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि इंडिया फ्रांस के रिलेशन में जब भी आएगा इसको कोट कर सकते हैं कि आगे हम 25 साल क्या करेंगे उसके बारे में। तो किस किस फील्ड में कॉपरेशन होगा, जैसे डिफेंस हो गया, स्पेस हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन ट्रांजिशन, एज वेल एज द एजुकेशन के फील्ड में होगा, पीपल टू पीपल टाइज हो जाएगा। तो देखिए न्यूक्लियर एनर्जी में क्यों बात हो रही है, क्योंकि मोर देन 70% जो फ्रांस होता है अपने एनर्जी का रिक्वायरमेंट जो होता है न्यूक्लियर से ही करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी के जो आपको पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। जैसे न्यूक्लियर जो मिसाइल बनता है, पेलोड में अगर मिसाइल यूज़ कर दिया गया तो वो आपका नेगेटिव हो जाता है, बट उसी से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपका रिन्यूएबल एनर्जी बन जाता है वो चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। तो वो मोर देन 70% अपना न्यूक्लियर जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है फ्रांस जो है वो न्यूक्लियर से करता है। डिफेंस में क्यों, डिफेंस में हमको पता है कि जितने भी राफेल हो गए, ये जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं वो हम फ्रांस से ही ऑर्डर करते हैं। ड्रोन भी फ्रांस मैक्सिमम अमाउंट में बनाने की वो करे, तो हम लोग कॉपरेशन करके, सबमरीन हो गया, इन सब फील्ड में भी इंडिया कर सकता है उससे। स्पेस में भी देखते हैं फ्रांस के साथ अगर डील हुआ तो फिर वो हमको आगे ही बेनिफिट करेगा। क्लाइमेट चेंज तो अभी बात की ही थे कि न्यूक्लियर वाला चीज़, तो उससे वो क्लाइमेट चेंज भी डील हो जाएगा। पीपल टू पीपल, जैसे कि हमारा डायस्पोरा जो वहाँ पे रहता है और फ्रांस का जो मतलब जो लोग यहाँ पे अपनी फैक्ट्री कंपनियाँ खोल सकते हैं, तो उनके बीच में कैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्रिएट किया जाएगा उसकी बात हो रही थी। अनदर रोड मैप वॉज द लीज ऑन हाउ टू कॉर्पोरेट फर्दर टू इंडो पैसिफिक। जैसे इंडो पैसिफिक रीजन आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है। जैसे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर, जैसे आपको पता है ये वाला रीजन जो है इंडियन ओशन वाला, वो बहुत, और पैसिफिक को जोड़ने वाला जो रीजन है वो आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि उस पर सारी कंट्रियों का नज़र है। तो फ्रांस भी, जैसे फ्रांस की कुछ टेरिटरी जैसे कि वो आपको इंडियन ओशन में दिख जाएगा। जैसे आइलैंड, कुछ आइलैंड जो है जिस पे यूनियन हो गया, इस कुछ आइलैंड है जिस पे जो फ्रांस का है, तो इससे इंडिया को बेनिफिट मिलेगा कि वहाँ पे अपना बेस क्रिएट कर सकता है। तो इंडियन ओशन को पूरी तरह से इंडिया सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो ये सब भी बातें चल रही हैं, वो ट्रेड में भी बेनिफिट करेगा, क्योंकि वो रूट ट्रेड के लिए सबसे फिजिबल माना जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें था। फिर क्या है कि इसमें बात हो रही है कि विच इंक्लूड्स मिलिट्री एंड नेवल एक्सचेंज एंड ट्राईलेटरल डेवलपमेंट फंड टू हेल्प कंट्रीज इन द रीजन। देयर वर ऑल्सो डिसीजन टू प्रिंसिपल बाई 26 राफेल को और बाई करने की बात हो रही है। प्लस 2008 का जो डील था उसमें 3 और स्कॉर्पियन सबमरीन कंटिन्यूएशन किया जाएगा, परचेस किया जाएगा। और प्लस हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो हमारा जो डिफेंस का इक्विपमेंट बनाता है उसके साथ सैफरन जो है वो एग्रीमेंट किया है कि हेलीकॉप्टर के इंजन को बनाने की बात में दोनों एग्रीमेंट किए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें था। फिर उसके बाद से क्या है कि ब्रॉडर पिक्चर, फ्रांस इंडिया स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप इज बिल्ट ऑन द रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो दोनों कंट्री जो है एक दूसरे की ऑटोनॉमी को बना के रखती हैं, कोई किसी के पर्सनल मुद्दे में बात नहीं करता। जैसे कि इंडिया यूक्रेन के वॉर पे साइलेंट था, यूक्रेन और रशिया की जो क्राइसिस थी उस पर साइलेंट था, तो उस चीज़ को वेस्ट की तो सारी कंट्रियाँ अपोज कर रही थी, बट फ्रांस कभी खुल के अपोज नहीं किया। ठीक है, उसके बाद से 1974 में, उसके बाद से 1998 में जब इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उस टाइम पे भी फ्रांस जो है वो इंडिया पे सैंक्शन नहीं लगाया था। तो ये चीज़ें क्या था, ये दिखा रहा है कि दोनों कंट्री एक दूसरे के ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट कर रही हैं, मेंटेन कर रही हैं। प्लस इंडिया भी, जैसे कि अभी हम लोग कुछ दिन पहले देखे कि अल्जीरियन इमिग्रेंट जो कम्युनिटी का एक टीनेजर था, जिसको फ्रांस में मारा गया था, उस पर वायलेंस हो रहा था, उस पर भी इंडिया कुछ बोला नहीं था। क्योंकि तो इससे क्या दिख रहा है, इससे दिख रहा है कि दोनों कंट्रियाँ एक दूसरे की ऑटोनॉमी को भी प्रोटेक्ट कर रही हैं। ठीक, उसके बाद अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में था कि जैसे यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में अभी एक बिल इंट्रोड्यूस, एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था जिसमें मणिपुर के वायलेंस की बात की गई थी, लेकिन फ्रांस ऐसा कुछ नहीं उस पर बात किया है। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं। फर्दर नाइदर कंट्री हैज़ एनी साइड टू पुल अदर कोलिशन ग्रुपिंग अलायंस, द अदर इज द पार्ट दैट बोथ सेम्स कंटेंट विद द सक्सेस ऑफ फॉरगोइंग रिलेशनशिप बायलैटरली। दोनों एक दूसरे के सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, बायलैटरल रिलेशन क्रिएट करते हैं, और आगे हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, बहुत सारे फील्ड में बातें होंगी जो नेक्स्ट 25 ईयर्स जो हॉरिजन आपका 2047 है उस पर बहुत सारे डील साइन होंगे। ठीक है, तो ये न्यूज़ था। ठीक, अगला क्या है कि फ्लड फ्यूड। हम अभी रिसेंटली न्यूज़ सुने कि जैसे कि दिल्ली में फ्लड आया है, और वो एक क्या दिखा रहा है, जैसे कि देखिए द डिवास्टेटिंग फ्लड्स अक्रॉस द नॉर्थ इंडिया के सारे स्टेट में ही लगभग फ्लड की सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन देखिए फ्लड वाला एरिया जो होता है उस एरिया में हमको
पहले से ही एक प्लानिंग क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि देखिए सिटी प्लानिंग यही होता है, कभी भी स्मार्ट सिटी अगर क्रिएट करना है तो हमको प्रॉपर यही तो प्लानिंग करना पड़ता है। हम अगर कलरफुल सिटी बना दें तो उससे हमारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमको आगे के जो सिचुएशन जो आने वाले हैं, जैसे कि अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, आर्कटिक जो आपका पता है कि वो वहाँ के आइस जो है वो पिघल रहे हैं, अरेबियन सी भी बहुत गर्म होते जा रहा है। इस तो उससे क्या हो रहा है, ये जो हमारा मानसून का चेंज हो रहा है, एल नीनो इफेक्ट, ला नीना, ये सब जो आ रहा है अनइवन तरीके से आ रहा है, इससे हमको चैलेंजेस हैं ये आगे। तो इससे इससे हमको पहले से ही अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इसके लिए हमको तैयार होना पड़ेगा। तो हमारी सिटी प्लानिंग भी इसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो हम स्मार्ट सिटी में मेट्रो क्रिएट करके या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके हम नहीं कर सकते। हमको पहले उसके डेप्थ में कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो उससे हम कैसे बचेंगे, इस पे बात करनी चाहिए। जबकि इंडिया का टेरेन आपको पता ही है कि कितना अनइवन तरीके से है, कहीं आपका टेरेन देखिए हिली एरिया है, कहीं आपका प्लेन एरिया है, कहीं प्लेट्यू है। तो इन सब चीज़ों को हमको ध्यान में रख के ही प्लानिंग करनी चाहिए। तो वही हुआ कि द डिवास्टेटिंग फ्लड्स अक्रॉस द नॉर्थ इंडिया हैव रिन्यूड अटेंशन ऑन द डायनामिक बिटवीन द क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर लैक्यून। तो ये किस किस चीज़ की बात कर रहा है, जो हमारा क्लाइमेट चेंज चल रहा है उसकी वजह से ये अनइवन तरीके से मानसून चल रहा है, अर्बनाइजेशन प्लानिंग जो सही से नहीं हुआ था इसलिए फ्लड आ रहा है। फ्लड की सिचुएशन क्या होती है, जब अगर पानी आ रहा है, बारिश आ रहा है, अगर वो पानी कहीं और से डाइवर्ट कर दिया जाए तो फ्लड नहीं आता। तो अर्बनाइजेशन करने का मतलब यही हुआ कि हम उसको ऐसे तरह के सिटी प्लानिंग करें कि वहाँ पे पानी ड्रेनेज सिस्टम, वेल ड्रेनेज सिस्टम हो। और अगर अगर रिवर है तो उसमें हम बैरियर बना सकते हैं, उसके आसपास के एरिया में हम मैनग्रोव्स क्रिएट कर सकते हैं, या मैनग्रोव्स नहीं तो पेड़, कुछ बैरियर की तरह पेड़ क्रिएट बना सकते हैं। उसमें बहुत सारे पेड़ हम लोग से एक क्या कर सकते हैं कि उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर हम उस जस्ट रिवर के बाद अगर हम कंक्रीट यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होगा कि पानी कंक्रीट में कभी उसमें अंदर तक जाएगा नहीं पानी। जैसे लैंड में क्या होता है कि पानी नीचे तक जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कंक्रीट में क्या होगा कि पानी कभी रुकेगा ही नहीं, वो बहते ही रहेगा। तो यही वो चीज़ें हो रही हैं। जस्ट आप रिवर के बाद आप डेवलपमेंट शुरू कर दिए, कंक्रीट का यूज़ करेंगे तो वो कभी पानी वहाँ ठहरेगा नहीं, वो पानी निकल जाएगा। तो ये अर्बनाइजेशन यही जो होता है कि इसको हमको ध्यान में रख के करना पड़ता है। फिर वही है कि बहुत सारे इसमें डेथ हुए थे, बारिश जो है वो बहुत रिकॉर्ड बारिश हुआ था, एक्सेस बारिश जिसको लार्ज एक्सेस बोल रहे थे कि इसको 3 से 10 जुलाई के बीच में जो बहुत हैवी बारिश हुआ है। ये केवल आप कुछ दिन पहले जैसे कि हम लोग देखे थे कि चेन्नई हुआ, मुंबई हुआ, बेंगलुरु हुआ। ये बेंगलुरु में तो हम लोग बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में था कि वो अर्बन प्लानिंग बहुत गलत तरीके से हुआ, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, कहीं ड्रेनेज सिस्टम टूट जा रहा है। जैसे अभी यही देखिए यमुना का जो था वो ड्रेनेज सिस्टम जो हरियाणा से बना हुआ था वो टूट के पानी इधर दिल्ली में आया था। तो ये पार्लियामेंट तक की बिल्डिंग पे, रेड फोर्ट तक की बिल्डिंग तक ये पानी पहुंच चुका है। तो हमको ये जैसे कि अर्बनाइजेशन करना और लोगों को वहाँ पे सेटल करना, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ाना वहाँ पे, ये नहीं होता अर्बनाइजेशन का मतलब। वहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना, ये अर्बनाइजेशन नहीं होता। अर्बनाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप स्मार्ट सिटी बनाने का भी यही सेंस होता है कि आप वहाँ पे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे जो आगे के चैलेंजेस को टैकल कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये प्रॉपर वही चीज़ें आप इसको रीड कर सकते हैं, बहुत इजी आर्टिकल है। अगला द यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव रियलिटी चेक। तो देखिए ये न्यूज़ पे तो बहुत बात हो चुकी है। पैलेस्टीन जैसे जिस तरह से एक साल बहुत न्यूज़ में रह रहा था, अभी भी चलता ही रहता है, उसी तरह से यूक्रेन वाला भी आपका, यूक्रेन और रशिया क्राइसिस अभी चल ही रहा है न्यूज़ में। तो ये आप रीड कर सकते हैं। वैसे भी 2 दिन आर्टिकल में मैं पहले बात कर चुका हूँ इसके बारे में, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा। अगला आर्टिकल है आर्किटेक्चर बियॉन्ड द न्यू पार्लियामेंट। तो ये जो न्यू पार्लियामेंट की आर्किटेक्चर की बात करेगा ये, तो हमारे लिए वो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट अगर इंग्लिश के लिए, अगर समझने के लिए अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, बहुत ईजी आर्टिकल है, बट इम्पॉर्टेंट नहीं है ये आर्टिकल, ठीक है। फिर अगला नीडलेस कंट्रोवर्सी, ये देखिए स्टेट का आर्टिकल होता तो ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं होता। तो जो मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, 3 आर्टिकल, उसकी हम बात कर चुके हैं। आप इसको 2x करके सुन सकते हैं और बहुत इजी आर्टिकल है, समझ में आ जाएगा आपको।